नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और कल हमने चर्चा की थी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कि डेटाबेस सिक्योरिटी क्या होती है। उसके अंदर हमने ऑथराइजेशन पढ़ा कि ऑथराइजेशन कैसे काम करता है, क्या काम आता है। उसके बाद हमने कॉन्करेंसी को पढ़ा कि कॉन्करेंसी क्या होती है, क्या नहीं होती है। दो टॉपिक आपके अधूरे रह गए थे, जो बाकी रह गए थे उनमें से पहला जो आपका टॉपिक है वो है सीरियलाइजेबिलिटी। सीरियलाइजेबिलिटी क्या है कि कॉन्करेंसी कंट्रोल को जब हम यूज़ ले रहे थे, उसका कंट्रोल कर रहे थे कि भाई कौन सा जो ट्रांजैक्शन है वो पहले होगा, कौन सा ट्रांजैक्शन बाद में होगा, ये हम समझाना चाह रहे थे। तो उस वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो चीज़ें सीरियल से होनी चाहिए। अगर जैसे आपने अपने अकाउंट के अंदर पैसे पहले जमा कराए हैं तो आपको पहले ही शो होने चाहिए। आपने अकाउंट से अगर आपने पैसे बाद में निकाले हैं तो आपको बाद में ही शो होने चाहिए, ताकि आपको किसी गलतफहमी का शिकार होने से बच जाए। तो ये कहानी है इसकी सीरियलाइजेबिलिटी की। और ये इसके अंदर ये बताया हुआ है कि जो कॉन्करेंसी से काम करते हो आप, जैसे आपने अचानक आपके पास 3 ट्रांजैक्शन आ गए, तो 3 ट्रांजैक्शन का वो जो काम है, वो जो काम हो रहा है कि आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हो कॉन्करेंसी के अंदर, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में। और अगर आप सीरियल से काम करते हैं, अगर दिन में अलग अलग घंटों के अंदर वो तीनों काम करता, तो इन दोनों का जो आउटपुट है वो सेम ही आना चाहिए। उसके बारे में आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे अगर आपने 10 बजे 3 ट्रांजैक्शन किए कि आपने 500 रुपये जमा किए, आपने 100 रुपये बैंक से निकाले और 100 रुपये ATM से निकाले। तो इसके अंदर बहुत ही फिक्स तरीके से होना चाहिए, या फिर मैं इनको 2 बजे 4 बजे और 5 बजे अगर ये मैं काम करता, 500 रुपये जमा करने का, 100 रुपये वापस निकालने का और 100 रुपये वापस निकालने का, इस सीक्वेंस में ही यहाँ पर भी यही सीक्वेंस होना चाहिए। ये जो है वो सीरियलाइजेबिलिटी है। किसी ट्रांजैक्शन के बीच में किसी ट्रांजैक्शन को बीच में छोड़े बिना एक के बाद एक ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने की प्रक्रिया को ट्रांजैक्शन का सीरियल एग्जीक्यूशन कहा जाता है। जैसा मैंने बताया कि जब आप बात करते हो कि भाई 2 बजे मैंने काम किया, मैंने 3 बजे काम किया, मैंने 4 बजे काम किया, वो जो है उसका सीरियल एग्जीक्यूशन है कि जब आप जो काम करोगे उसका आपके पास लॉग में होगा। आपके जो जैसे आप अपनी बात करते हैं बैंक की खाता बुक या फिर पासबुक जो होती है उसके अंदर उसी तरीके से डाटा होता है जिस तरीके से आपने पैसा निकाला या फिर डाला है। तो उसे क्या कहते हैं हम? सीरियल एग्जीक्यूशन। हर एक जो ट्रांजैक्शन है वो उसी वक्त दिखाया जाएगा जब वो होगा, जिस क्रम में होगा। ये जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, अभी मैंने बैंक वाला एग्जांपल लेके देखा, तो बैंक के एग्जांपल के अलावा जैसे हम बात करते हैं कि हमारे जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर भी अलग अलग प्रकार के ट्रांजैक्शन हम करते हैं, अलग अलग प्रकार के कमांड हम देते हैं। उन कमांडों का क्रम भी वही होना चाहिए जो कि एक तरीके से सीरियल एग्जीक्यूटिबिलिटी में होगा। तो ये जो है ये समझाया हमें सीरियलाइजेबिलिटी के अंदर। और जो है दोनों में से किसी सीरियल शेड्यूल को चुना जाए, किंतु सीरियल एग्जीक्यूशन डेटाबेस को कभी इनकंसिस्टेंट स्टेट में नहीं छोड़ता है। आपने क्या देखा कि वो जो सीरियलाइजेबिलिटी है, सीरियलाइजेबिलिटी कॉन्सेप्ट जो है वो आपको सीरियल एग्जीक्यूशन ही कराएगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले बोला कि 100 रुपये निकाल लो, तो आपने 100 रुपये निकालने का बोल दिया, फिर आपने बोला कि 500 रुपये और निकाल लो, फिर आपने बोला कि 100 रुपये उसके अंदर ऐड कर दो। अब आपने 600 रुपये निकाले और 100 रुपये ऐड किए, तो ये बोलेगा कि 100 रुपये पहले ऐड करवा दिए, फिर आपके 100 रुपये निकलवा लिए, फिर आपको 500 रुपये निकलवाने का बोल रहा है। ऐसा नहीं होगा। ऐसे करने से जो गणितीय लेवल पर, जो डिसीजन लेवल पर बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है। जैसे आपको पता चले कि आपको ये डिसीजन लेना हो कि भैया अगर कोई व्यक्ति 10 बजे आ रहा है तब तो ठीक है, अगर वो 11 बजे आ रहा है तो ये गड़बड़ है, उसको मैं ऑफिस से निकाल दूंगा। अब पता चले कि आपका जो सिस्टम है उसने सीरियल एग्जीक्यूशन को फॉलो नहीं किया, जो 10 बजे आ रहा था उसको 11 बजे बताया और 11 बजे आ रहा था उसको 10 बजे बताया, तो यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। तो इसी तरीके से हम सीरियलाइजेबिलिटी का उपयोग करते हुए जो सीरियल एग्जीक्यूशन है उसका कार्य ढंग से हो, इसको हम निर्धारित करते हैं, उसको हम निश्चय करते हैं। उसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं रिकवरी। अब आप समझेंगे रिकवरी क्या होता है। रिकवरी क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति के चोट लगी, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, तो आप क्या कहते हैं कि भैया आप अपनी रिकवरी थोड़ी जल्दी करें, भगवान आपको रिकवरी जल्दी से करवाए। रिकवरी मतलब जो सामान्य स्टेट है उसमें आना। जैसे आपका
व्यक्ति था, ये व्यक्ति है, इसकी यहां से टांग टूट गई, तो अब ये स्ट्रेचर लेके चलता है या फिर इसके प्लास्टर लगा हुआ है। अब ये अगर इस सामान्य अवस्था में आ जाएगा, जब उसका टांग भी सही है, पैर भी सही है, बिल्कुल सही, इसको हम क्या कहेंगे, ये रिकवर हो गया, ये रिकवर हो गया। तो हमारे डेटाबेस में अगर कोई खामी आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, उस प्रॉब्लम को दूर करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, रिकवरी, कि भैया रिकवर हो गया। सिस्टम के फेल होने के पश्चात डाटाबेस को उसके सही स्टेट में पुनः स्थापित करने के लिए, पुनः रिस्टोर करने के लिए हम रिकवरी का उपयोग करते हैं। इसके बारे में बहुत सारी रिकवरी टेक्निक होती है जिनका हम बात करेंगे। लॉग बेस्ड रिकवरी, लॉग बेस्ड रिकवरी, लॉग क्या होता है, जैसे कोई भी कार्य किया जाता है तो उसका एक तरीके से आपके लॉग बना के रखते हैं। जैसे आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो आपकी स्टूडेंट डायरी हुआ करती थी। स्टूडेंट डायरी में हर दिन टीचर आपने स्कूल में क्या किया, आपको क्या होमवर्क मिला है, उसकी जानकारी वहां पर लिखता था। इन द केस अगर आपके किसी दिन आपकी जो नोटबुक है वो खो जाती है, गुम हो जाती है, कहीं गायब हो जाती है, उस सिचुएशन में आप उस नोटबुक को, उस डायरी को देखकर ये पता कर सकते हो कि मैंने 10 चैप्टर तक में होमवर्क कर रखा था, उसके आगे मुझे शुरू करना है। तो जैसे हम लॉग डायरी को क्या कहेंगे, लॉग जो है उस डायरी की तरह है जहां पर हम सिस्टम से रिलेटेड अपनी जो जानकारी है वो रखते हैं कि भैया क्या काम चल रहा है, कौन काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है। डाटा ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी रखने के लिए सिस्टम एक विशेष फाइल रखता है जिसे हम लॉग कहते हैं। जैसे आपकी डायरी हुआ करती थी स्कूल के अंदर, ये डेटाबेस में हुए सभी अपडेट्स के बारे में जानकारी को रखता है। सिस्टम और डिस्क फेलियर से रिकवरी करने के लिए लॉग रिकॉर्ड बहुत ही उपयोगी होता है। मैंने कहा ना, जैसे कि आपकी बुक खो गई, नोटबुक खो गई, तब नोटबुक खो गई तो आपको पता किससे चलेगा कि आपने कितना कार्य कर रखा था, आपको उस डायरी से पता चलेगा, जो कि आपके लिए एक लॉग फाइल का कार्य करेगी। वो एक विशेष फाइल होती है। इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट आएगा डेफर्ड डाटाबेस मॉडिफिकेशन। डेफर्ड डाटाबेस मॉडिफिकेशन क्या होगा, इस तकनीक में एटॉमिक डाटा मॉडिफिकेशन को लॉग फाइल में रिकॉर्ड किया जाता है, वो परंतु राइट ऑपरेशन को तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि ट्रांजैक्शन पार्शियली कमिट नहीं हो जाता। इस तकनीक में हम अपडेट लॉग रिकॉर्ड में कई नई वैल्यू की आवश्यकता होती है। अपडेट लॉग रिकॉर्ड का स्ट्रक्चर निम्नानुसार है। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसका क्या रहेगा, ट्रांजैक्शन डेट, न्यू वैल्यू, ये हमने इसके अंदर हम ये डाटा आइटम है यहां पर और न्यू वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कि जैसे ट्रांजैक्शन कुछ हो रहा है, ये हमारे पास जानकारी अवेलेबल है, हमने 100 तरीके के काम किए और हमारा देखो जैसे 1 से लेकर 100 ट्रांजैक्शन मैंने किए एक डाटाबेस में, और 50 यहां पर है, 25 यहां पर है, 75 यहां पर है। मैं काम कर रहा था, मैं 1 से लेकर 100 तक पहुंच पाया, फिर मुझे पता चला कि मेरा सिस्टम खराब हो गया। मैंने 75 तक ये जो है ट्रांजैक्शन फाइल, ये डाटा मेरे पास था। तो अगर मुझे ये पता है कि मैंने 75 नंबर पर क्या किया, तो मैं कम से कम 75 नंबर तक वापस पहुंच सकता हूं कि हाँ 75 नंबर पर मैंने ये ट्रांजैक्शन किया था जिसकी डाटा आइटम्स ये थे, और उसके अंदर हमने जो नई वैल्यूज डाली थी वो इस प्रकार की डाली थी। ये हमें पता हो गया। तो ये चीज हो गई कि किस प्रकार से हम उस चीज को रिकवर कर सकते हैं इन द केस कि अगर हमारे पास कोई डाटा लॉस हो जाए। परंतु फिर भी इसके अंदर आपने देखा कि 25 तक तो जो डाटा है वो तो चला ही जाएगा, क्योंकि यहां पर ये जो है वो पार्शियली कमिट नहीं हुए थे। ये पर मैंने सिर्फ लिखे थे, यहां पर उसको मैंने कमिट नहीं करवाया था। कमिट का मतलब वो काम हो जाना, वो मैंने नहीं करवाया था इसके अंदर। तो जहां तक 75 तक मैंने करवाया था, तो आपको ध्यान रखना कि डिफर्ड डाटाबेस मॉडिफिकेशन क्या करता है कि वो अपडेट्स जो पार्शियली, वो ट्रांजैक्शन जो पार्शियली कमिट हो चुके हैं उन्हीं को इसके अंदर इंक्लूड करता है, और पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर जहां पर भी ट्रांजैक्शन, डाटा आइटम्स और न्यू वैल्यू, इनकी सहायता से आपको सिस्टम के अंदर रिकवरी करने का ऑप्शन प्रोवाइड कराता है। अब उसके बाद हम चर्चा करते हैं इमीडिएट डाटाबेस मॉडिफिकेशन। इस तकनीक
में डाटाबेस मॉडिफिकेशन को डाटाबेस में राइट करने की अनुमति देता है, जबकि ट्रांजैक्शन अभी सक्रिय अवस्था में है। एक्टिव ट्रांजैक्शन द्वारा राइट किए गए डाटा मॉडिफिकेशन को अनकमिटेड मॉडिफिकेशन कहते हैं। जैसे पिछली बार हमें क्या जरूरी था कि जब तक डाटाबेस के अंदर वो ट्रांजैक्शन कमिट नहीं हो जाता हम उसको लिखते नहीं थे, हम अपनी लिस्ट के अंदर मानते नहीं थे। अब इसके अंदर क्या है, अगर वो ट्रांजैक्शन शुरू हो चुका है और एक्टिव अवस्था में है, अभी वो चल रहा है, फिर भी हम उसको अपनी लॉग फाइल में रख लेते थे ताकि उसको हम रिकवर कर पाए, रिकवर के बाद में कॉन्सेप्ट को समझ पाए। तो जब सिस्टम क्रैश होता है या फेल होता है तो मॉडिफाइड डाटा को रिस्टोर करने के लिए लॉग रिकॉर्ड में ओल्ड वैल्यू का यूज करते हैं। जैसे मैं बात करता हूं, ये मेरा अकाउंट है, 100 रुपये थे मेरे पास, मैं यहां पर गया, मैंने 100 रुपये और जमा कराए, मैं यहां पर गया, मैंने 200 रुपये और जमा कराए, अब मेरा टोटल अमाउंट है 400 रुपये। ठीक है, तो ये यहां पर मैंने ट्रांजैक्शन कमिट कर दिया, पूरा हो चुका है। अब इसका जो 400 रुपये वो आपके पास मिल चुके हैं। ठीक है, अब मैं एक दिन जाता हूं यहां पर ट्रांजैक्शन, मैंने बोला कि भैया 500 रुपये और ऐड कर दो मेरे अकाउंट में। तो जब सिस्टम पर वो व्यक्ति कार्य कर रहा था तो वो ट्रांजैक्शन एक्टिव था, क्योंकि आप इसके अंदर 500 रुपये ऐड करोगे तो ट्रांजैक्शन एक्टिव था। अचानक से लाइट चली जाती है, सिस्टम फेल हो जाता है, आपका सर्वर डाउन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। उस अवस्था में जब ये ट्रांजैक्शन चल रहा था तो वो क्या करेगा कि इसकी जो पुरानी वैल्यू है यहां पर आ जाएगा। जब वापस सिस्टम सही होगा तो यहां पर आ जाएगा, बोला कि ये ट्रांजैक्शन तो हुआ ही नहीं मेरे पास, तो फिर बोलेगा कि हाँ सर वो जो है ट्रांजैक्शन फेल हो गया था आपका, अब मैं वापस से आपका ट्रांजैक्शन कर देता हूं। जब सिस्टम सही अवस्था में है अब यहां पर ये बोलेगा वापस ट्रांजैक्शन कर देता है, तो जो पुरानी अवस्था वाला डाटा अपने पास था 400 रुपये उसके अंदर जाकर ऐड हो जाएगा। ये इसका फायदा रहता है एक्टिव ट्रांजैक्शन का। अब इसके अंदर हमने देखा कि अपडेट लॉग जो होते हैं, डाटा होते हैं, इनके अंदर जैसे हम कह रहे हैं कि रिकवर हो रहा है, पीछे जा रहा है, वो किस किस टाइप से होता है, किस किस टाइप से रिकवरी की जाती है, किस किस टाइप के कॉन्सेप्ट यूज लिए जाते हैं, उसको हम किस में रखेंगे। 3 टाइप की टेक्निक हम यूज लेते हैं जिनका उपयोग करते हुए हम ट्रांजैक्शन को रिकवर कर सकते हैं, अपना डाटा वापस प्राप्त कर सकते हैं, किसी सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं। तो पहला इसके अंदर आ गया अंडू, दूसरा हो गया रीडू, तीसरा अपना हो गया चेक पॉइंट्स। कैसे आपने पढ़ा होगा अंडू क्या होता है, कोई भी कार्य कर रहे हो, कुछ गड़बड़ हो गई, आपने कहा कि नहीं ये तो मुझे मिटाना है, जैसे आपने लिखा ABCDF, आपने कहा F नहीं E आएगा, आप Ctrl+Z करते हो, ये ZF जो है वो मिट जाता है, आप वापस E लिख देते हो। ये तो क्या हो गया अंडू, कि भैया एक काम था उसको आपने मिटाया और आपने वापस उसकी जगह पर सही कार्य कर दिया, तो उसको अपन क्या कहेंगे अंडू। रीडू किसे कहते हैं कि जैसे आपने ई लिखा, एफ लिखा, अब आपने कहा कि अरे नहीं नहीं मैंने तो गलती कर दी, तो आप इसको ई को भी मिटा देते हो, एफ को भी मिटा देते हो, फिर आपको याद आता है नहीं वो ई ही था, मैं एफ समझ रहा था, गलती कर ली, तो Ctrl+Y जब करते हो तो ई भी वापस आ जाता है और आपका एफ भी वापस आ जाता है। इसको हम क्या कहेंगे रीडू। ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको लगता है कि आपने ट्रांजैक्शन गलत किया, उस स्थिति में आपने उस ट्रांजैक्शन को डिलीट कर दिया, अब उस ट्रांजैक्शन को वापस लाना चाहते हैं, अंडू हो गया। अब आपने फिर उस ट्रांजैक्शन को वापस लाए और आपने कहा कि नहीं ये तो गलत ट्रांजैक्शन है, आपने फिर उसको डिलीट कर दिया, अब उसको फिर वापस लेके आना है, तो उसे हम क्या कहेंगे रीडू, वापस से करो आप इस चीज को। अब उसके बाद बात करते हैं हम चेक पॉइंट्स की। जैसे हम चर्चा करते हैं कि चेक पॉइंट्स क्या होते हैं। चेक पॉइंट ऐसे होते हैं जैसे किसी व्यक्ति ने अपना हर दिन का जो है वो हिसाब रखना शुरू किया। वो बोला कि 1 तारीख को मेरे पास 100 रुपए खर्च, 10 तारीख को 100 रुपए खर्च हुए, मेरे 11 तारीख को 500 रुपए खर्च हुए,
12 तारीख को 550 रुपए खर्च हुए, ऐसे वो हिसाब रख रहा है। उसको 20 तारीख तक आ जाता है, वो उसने बोल दिया कि भाई 15 तारीख के बाद में हिसाब नहीं रख पाया, परंतु उसको ये पता है कि 15 तारीख तक तो मेरे पास डेटा है, तो वो यहाँ अपना हिसाब यहाँ पर लेके आ सकता है कि इस दिन मैंने 500 रुपए खर्च किए, तो उसका ऑन एवरेज निकाल के बोलता है कि यार ठीक है 5 दिनों के 2500 रुपए होंगे खर्च मेरे लगभग। इस प्रकार से उसका एक सर्टेन पॉइंट तक पीछे जाने को हम कहते हैं चेक पॉइंट्स, चेक पॉइंट बना के रखते हैं हम। तो अगर आपके चेक पॉइंट बने हुए हैं तो आप वहां पर जाके उनसे चीजें सीख सकते हैं, उनसे चीजें समझ सकते हैं, और चेक पॉइंट्स के सहायता से आप पर्टिकुलरली डेटा को वापस रिकवर कर सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूं कि आपने अपने डेटाबेस में कुछ कार्य किया, आपको लगा कि यहां तक का बिल्कुल ठीक है, तो एक यहां पर एक चेक पॉइंट बन गया। फिर आपने एक थोड़ा काम किया, उसमें से कुछ ऐड किया, कुछ डिलीट कर दिया, फिर आपने कहा कि ये सब तो ठीक है, फिर आप काम कर रहे हो, फिर आप काम कर रहे हो इसके अंदर, फिर आपने कहा कि हाँ ठीक है, यहां तक का ठीक है, फिर आप काम कर रहे थे, यहां पर अचानक से सिस्टम क्रैश हो जाता है। अब सिस्टम क्रैश हो गया तो आपके पास ये जो डेटा था वो पूरा खत्म हो चुका है, तो आप कहते हो कि इस चेक पॉइंट से चेक पॉइंट पर चलिए। जैसे इस चेक पॉइंट का नाम A है, इस चेक पॉइंट का नाम B है, इसका C है, तो आप C पर जाते हो तो आपको ये किया हुआ सारा काम वापस मिल जाता है, और आप इसके आगे से जो भी काम है आपका उसको वापस कर लेते हो। तो इसे हम कहते हैं चेक पॉइंट। चेक पॉइंट से भी आप देख रहे हो कि इतने सारे डेटा की रिकवरी हो रही है, वापस हम उस डाटा को यूज ले पा रहे हैं। ये था RDBMS का डाटाबेस सिक्योरिटी। डेटाबेस की सिक्योरिटी किस किस प्रकार से की जाती है, ऑथराइजेशन से, कॉन्करेंसी से, सीरियलाइजेबिलिटी से, और चौथा अपना कॉन्सेप्ट था डाटाबेस रिकवरी। आज के इस क्लास में आपने डाटाबेस सिक्योरिटी के बारे में सब कुछ पढ़ा। आपको कोई संदेह हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू हो, कोई डाउट हो, आप मुझे जरूर बताइएगा। आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, और बने रहें हमारे साथ। अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। टेक केयर।